तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं एक न्यूज को कवर नहीं करूंगा बल्कि टोटल 7 न्यूज को कवर करूंगा। तो बेशक वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन इंटरेस्टिंग भी होगी। तो वीडियो का कोई सा भी पार्ट मिस मत कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा जस्टिन ट्रूडियो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसमें राजनीति में बड़े बदलाव आने का जो संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता। कनाडा से आने वाले सामान के ऊपर जो भी टैरिफ लगाने का उनका प्रस्ताव है। भारत ने अफगान सिविलियंस पर पाकिस्तान के हवाई हमले की निंदा की, मतलब तालिबान के शासन का समर्थन किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को काउंटिंग। नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। पैसिफिक राइवल्स को रोकने का दावा किया। रॉथरहैम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन स्कैंडल, यूके में सिस्टमिक अब्यूज एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर जो एक्सपोज किया गया है, उसके बारे में बात करूंगा। इंडिया ने 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्मर्स मॉडर्नाइज मिलिट्री के ऊपर जोर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सारी न्यूज को कवर करूंगा, डिटेल से बात करेंगे इन सारे न्यूज के ऊपर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाल ही में जस्टिन ट्रूडियो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे देश की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है या फिर देश की जो राजनीतिक दिशा है वो एक नए मोड़ पर आ चुकी है। ट्रूडियो का लगभग एक दशक लंबा कार्यकाल जो था वो कई इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। स्पेशली उनकी जो भी एम्बिशियस इमिग्रेशन प्लान्स थे, उन्होंने 2025 तक हर साल 5000 परमानेंट रेसिडेंट्स का स्वागत करने की योजना बनाई थी। मतलब हर साल 5 लाख स्थायी निवासियों का स्वागत करने की योजना बनाई थी, ताकि जो लेबर शॉर्टेज है उसकी कमी को पूरा किया जा सके और कनाडा की जो भी बूढ़ी होती हुई जनसंख्या है उसको एक नया जीवन मिल सके। लेकिन उनके जो भी क्रिटिक्स हैं, उनके जो भी आलोचक हैं, उनका ये मानना है कि इतनी तेजी से इमिग्रेशन में अगर ग्रोथ होती है तो इसने घर से संबंधित, हेल्थ केयर से संबंधित और दूसरी पब्लिक सर्विसेज से संबंधित समस्याओं के ऊपर या फिर इन सारी चीजों के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है। अब कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलीवर प्रधानमंत्री पद के मेन दावेदार बनकर उभरे हैं। अब ये जो नेता है ये ट्रूडियो की इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ बहुत ज्यादा मात्रा में सख्त रहे हैं, यानी कि उन पॉलिसीज के वे कड़े आलोचक रहे हैं और उन्होंने ज्यादा कंट्रोल्ड इमिग्रेशन सिस्टम की वकालत की है। उनका ये कहना है कि जो इमिग्रेशन रेट है उनको घरों की जितनी अवेलेबिलिटी है, हेल्थ केयर की जितनी अवेलेबिलिटी है और रोजगार की जितनी अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर सीमित किया जाना चाहिए। अब ट्रूडियो के इस्तीफा देने के बाद भारत कनाडा के संबंध के ऊपर भी नए सिरे से विचार किया जा रहा है। हाल ही के कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में कंट्रोवर्शियल मुद्दे पैदा हो गए हैं। अब न्यू लीडरशिप के साथ उम्मीद ये की जा रही है कि इन सारे रिश्तों को सुधारा जा सके। स्पेशली ये जो नया रिश्ता होगा ये इंडियन कैनेडियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो गाइज आपका क्या मानना है, जो कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उनमें क्या सुधार होना चाहिए या फिर क्या बदलाव होना चाहिए ताकि वो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बैलेंस में रहें? अब जो भारत और कनाडा का संबंध है उसमें सुधार करने के लिए आप कौन कौन से कदमों को इम्पोर्टेंट मानते हैं, इसके बारे में जो कुछ भी आपका मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब ट्रूडियो का जो रेजिग्नेशन हुआ है, यानी कि ट्रूडियो का जो भी इस्तीफा हुआ है प्रधानमंत्री पद से, ऐसे टाइम में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को हराकर अपना दूसरा कार्यकाल जीत लिया है। ट्रंप ने अपने चुनावी वादों में कनाडा से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी। अब ट्रूडो ने मार ए लोगों में ट्रंप से इस बारे में बात की थी और इन सारे टैरिफ्स को ना लगाने की अपील की थी। लेकिन ट्रंप ने मजाक में ये कह दिया था कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। अब ये जो पूरी घटना हुई है, टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड दिया। मस्क जो अब नई अमेरिकी सरकार में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डीओजीई को लीड करने जा रहे हैं, तो मस्क ने अपने एक्स पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने ये लिख दिया कि 2025 शानदार लग रहा है। इस पोस्ट में ट्रंप की जो जीत हुई है, ट्रूडो का जो रेजिग्नेशन हुआ है और जो दूसरी घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र किया था। अब मस्क का ये जो बयान था उनके जो भी फॉलोवर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा पसंद भी किया और इसे एक विजन ऑफ अ ब्राइटर फ्यूचर कहा।
था। तो आपको क्या लगता है, ट्रूडो का जो रेजिग्नेशन था, ट्रूडो का जो इस्तीफा था, वो कनाडा के लिए सही फैसला था? एलन मस्क के बयान से आप सहमत हैं या फिर नहीं? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बढ़ रहे तनाव के बीच में भारत ने काबुल में तालिबान शासन के प्रति अपना सपोर्ट एक्सप्रेस किया। पाकिस्तान के द्वारा अफगान नागरिकों के ऊपर जो भी एयर स्ट्राइक्स की गई थी, उनके ऊपर भारत ने कड़ी निंदा की। भारत ने इसे निर्दोष नागरिकों के खिलाफ एक इनह्यूमन एक्ट करार दिया, यानी कि अमानवीय हमला करार दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये कहा, हम निर्दोष नागरिकों के ऊपर किसी भी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो अपनी इंटरनल फेलियर्स यानी कि जो आंतरिक विफलताएं हैं उनके लेकर अपने पड़ोसियों को दोषी ठहराता है। अब पाकिस्तान ने इस मुद्दे के ऊपर तालिबान सरकार के बयान को भी नोट किया है, जिसने पाकिस्तान के इन हमलों को इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स का उल्लंघन बताया है। अब पाकिस्तान ने 24 दिसंबर को अफगानिस्तान के पक्तिका प्रोविंस में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए, जिसमें 51 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और महिलाएं भी शामिल थीं। अब पाकिस्तान का ये दावा था कि ये जो हमले थे वो पाकिस्तानी तालिबान यानी कि टीटीपी के खिलाफ थे, जो शरिया कानून को सख्ती से लागू करने के लिए मांग करता है। तो अब सवाल आपसे ये है कि क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी तनाव बढ़ रहा है, उसका असर पूरे के पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा? अब भारत का तालिबान शासन के प्रति ये जो सपोर्ट है, ये जो समर्थन है, क्या वो एक स्ट्रेटेजिक मूव है? क्या ये सही है या फिर नहीं सही है, और क्यों सही नहीं है और क्यों सही है? जो कुछ भी मानना है आपका इस चीज को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दिल्ली में 70 विधानसभा सीट्स के लिए आने वाले चुनाव के लिए जो भी डेट थी उनको अनाउंस कर दिया गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। इस चुनाव में 1.55 करोड़ वोटर से भी ज्यादा जो वोटर्स होंगे वो शामिल होंगे। इसमें से 2 लाख फर्स्ट टाइमर्स होंगे, यानी कि नए वोटर्स होंगे। तो नॉमिनेशन की लास्ट डेट है 17 जनवरी, विड्रॉल की लास्ट डेट है 20 जनवरी, यानी कि नाम वापस लेने की जो लास्ट डेट है वो है 20 जनवरी। अब ये जो इलेक्शन होगा वो सिंगल फेज में आयोजित किया जाएगा। अब इसमें जो मेजर पार्टीज हैं उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है? तो आम आदमी पार्टी यानी कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ये कहा, ये काम की राजनीति बनाम गली की राजनीति का चुनाव है, हम जरूर जीतेंगे। आप जो है वो तीसरी बार सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रही है और आप जो है वो ऐसे कामों को टारगेट कर रही है जिसमें विकास हुआ है। अब बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा, दिल्ली के पूरे विकास के लिए सही पार्टी चुनना आपका कर्तव्य है। तो आपसे ये अपील की जाती है कि आप बीजेपी को चुने। बीजेपी जो है वो दिल्ली से लंबे टाइम से सत्ता से बाहर है और इस बार वो जी जान लगा रही है इसे पूरे पलटने के लिए। अब कांग्रेस जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है और जो आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है उन दोनों के ऊपर निशाना साध रही है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो आप है यानी कि आम आदमी पार्टी है वो तीसरी बार सत्ता में आएगी दिल्ली में, या फिर क्या बीजेपी जो है वो सत्ता पलट पाएगी, या फिर कांग्रेस अपनी खोई हुई पकड़ हासिल कर पाएगी? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ नॉर्थ कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के बारे में। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग, उन्होंने ये कहा, हाल ही में जो भी टेस्ट किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, ये सिस्टम पैसिफिक रीजन में जो भी राइवल्स हैं, जो भी प्रतिद्वंदी हैं, उनको रोकने में ये मदद करेगा। अब ये जो टेस्ट है वो ऐसे टाइम में हुआ जब अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटी ब्लिंकन साउथ कोरिया और जापान की यात्रा पर हैं। किम जोंग के अनुसार ये जो मिसाइल थी वो 1500 किलोमीटर तक उड़ान भरी और महासागर में गिरने से पहले जो साउंड की स्पीड होती है उसकी स्पीड से 12 गुना तेज स्पीड से इसने यात्रा की। अब साउथ कोरिया की जो डिफेंस है उसने इस दूरी को 1100 किलोमीटर बताया। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि नॉर्थ कोरिया की जो मिलिट्री एडवांसमेंट है ये क्या ये ग्लोबल टेंशन को बढ़ा देगा, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक ऐसे स्कैंडल की जिसे रॉथरहैम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। अब ये ना केवल यूनाइटेड किंगडम को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देने वाला मामला है। हजारों मासूम बच्चियों के साथ दशकों तक हुए इस अत्याचार ने ये दिखाया है कि कैसे सामाजिक और राजनीतिक जो सिस्टम है वो विफल हो सकता है। इस पूरे मामले में 1400 बच्चियों का शोषण हुआ है। 1997 से 2013 के बीच में साउथ यॉर्कशायर में 1400 से ज्यादा
ज्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ है, उनके साथ वायलेंस हुआ है और उनको ट्रैफिकिंग का शिकार बनाया गया है। इसमें पुलिस और प्रशासन की नाकामी भी आ जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस और ऐसे दूसरे रिसोर्सेज हैं, वे इन सारी घटनाओं के बारे में जानते हुए भी इन सारी घटनाओं को कवर करने से बचते रहे या फिर इन सारी चीजों के ऊपर कार्रवाई करने से बचते रहे। इसके पीछे मेन कारण था, ज्यादातर जो भी अपराधी थे वे पाकिस्तानी ओरिजिन से थे और अधिकारियों को ये डराया गया था कि उनके ऊपर नक्सलवादियों का आरोप लग सकता है। जो लोग इन घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई। एलॉन मस्क ने इसे यूके के जस्टिस सिस्टम को विफलता का प्रतीक बताया। उन्होंने जस्टिस सिस्टम का विरोध करते हुए या फिर इसको क्रिटिसाइज करते हुए इसमें जो भी बड़े सुधार की जरूरत है उसके ऊपर जोर दिया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा भारत सरकार का एक बड़ा कदम। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2025 को ईयर्स ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स घोषित कर दिया है। अब ये जो कदम है वो भारत की मिलिट्री को मजबूत करने और फ्यूचर में जो भी खतरे पैदा हो सकते हैं उनसे बचने के लिए तैयार करने के लिए उठाया गया है। इसमें बहुत सारे सुधार लाए गए हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, जो 3 सेना है हमारी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। जैसे कि कुछ स्पेशल क्षेत्र हैं, जैसे कि भारत और चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है और ऐसे समुद्री क्षेत्र भी हैं, तो वहां पर ये एक साथ मिलकर ऑपरेशन करेंगे। तो इसकी वजह से युद्ध की जो सिचुएशन होगी उसमें और ज्यादा एनहांसमेंट आ पाएगी और उसको सही तरीके से और जल्दी कंट्रोल भी किया जा सकेगा। इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का भी यूज किया जाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर रोबोटिक्स। ऐसी जो टेक्निक्स होंगी इनका मिलिट्री एरियाज में यूज किया जाएगा। भारत की अलग अलग ब्रांचेस के बीच में बार बार टेस्ट भी होते रहेंगे, लगातार टेस्ट होते रहेंगे और दूसरे ऑपरेशंस की तैयारियां भी होती रहेंगी, जिसकी वजह से जो इमरजेंसी वाली सिचुएशंस आ जाती हैं उनके लिए उनको तैयार किया जा सकेगा। मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है उनको खरीदने के लिए तेजी लाई जाएगी और इस सारी के सारी प्रोसेस को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी बनाया जाएगा। पीपीपी के ऊपर भी काम किया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ऊपर भी काम किया जाएगा। इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा लाभ होगा, इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा और जो पब्लिक और प्राइवेट शेयरिंग है उसमें बहुत ज्यादा सुधार हो पाएगा। आत्मनिर्भर भारत जो कैंपेन है उसमें मजबूती आएगी। तो आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की जो मिलिट्री है वो ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बन पाएगी? तो ये जो सारे के सारे बदलाव किए गए हैं इसकी वजह से देश में सुरक्षा को और ज्यादा सुनिश्चित किया जा सकेगा या फिर नहीं? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।